डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ। डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति। लाभांश नीति क्या होती है? जब शेयर धारकों को कंपनी के लाभ में से जो अंश दिया जाता है वो लाभांश कहलाता है। एक लाभांश नीति को एक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रदान किए गए लाभांश वितरण दिशा निर्देशों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह व्यापार में उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी पर इक्विटी शेयर धारकों को रिटर्न देने के लिए पैरामीटर सेट करता है। इस तरह के फैसले लेते समय कंपनी को अपने ऋण और इक्विटी संरचना के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखना होता है। उसे क्या कहते हैं? लाभांश नीति कहते हैं। लाभांश क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि उत्पादन के सभी साधनों पर उनका पुरस्कार दिया जाता है। जैसे भूमि पर लगान दी जाती है, श्रमिकों को उनकी मजदूरी दी जाती है, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है और जो लोग जोखिम उठा रहे हैं उनको लाभांश के रूप में उनको रिटर्न दिया जाता है, लाभ दिया जाता है। एक लाभांश कुछ भी नहीं है, लेकिन संगठन द्वारा अर्जित मुनाफे के एक हिस्से के वितरण के माध्यम से जो इक्विटी शेयर धारकों को घोषित रिटर्न होती है। अब लाभांश नीति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी: फंड्स लिक्विडिटी, पास्ट डिविडेंड रेट्स, अर्निंग स्टेबिलिटी, debt obligation, investment opportunities, control policy, shareholders expectation, past dividend risk, company's financial policy, impact of trade cycle, borrowing ability, legal restrictions, corporate taxation policy, government policy and divisible profit। निधियों की तरलता, फंड्स लिक्विडिटी, इससे निर्बाध व्यवसायिक कामकाज के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी और अधिशेष निधियों को बनाए रखने पर विचार करना चाहिए। जब भी कभी लाभांश का निर्धारण किया जाए तो ये आवश्यक है कि ये ध्यान रखा जाए कि जो व्यवसायिक कामकाज है उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो, इतना नहीं हो कि उसकी पूंजी वर्किंग कैपिटल भी नहीं रहे। विगत लाभांश दरें: स्थिरता बनाए रखने के लिए लाभांश पर स्थिर दर होनी चाहिए, इसलिए पिछले वर्षों के स्वीकृत रिटर्न पर विचार किया गया है। आय स्थिरता: जब कंपनी की कमाई स्थिर होती है और लाभप्रदता दिखती है तो कंपनी को तदनुसार लाभांश प्रदान करना चाहिए। ऋण दायित्व: जिस संगठन ने ऋण के माध्यम से धन का लाभ उठाया है उसे उधार दिए गए धन पर ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता है। ऐसी कंपनियां अपने शेयर धारकों को उचित लाभांश का भुगतान नहीं कर सकती हैं। जिन कंपनियों के द्वारा जिन व्यवसाय में ऋण दायित्व अधिक होते हैं वह ज़्यादातर भुगतान करने में अपनी पूंजी का जो ऋण लिए हैं उन पर ब्याज का भुगतान करती हैं, इसलिए वो अपने शेयर धारकों को अधिक लाभांश नहीं दे पाती हैं। इसी तरीके से निवेश के अवसर: लाभांश नीति निर्णय लेने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक भविष्य की निवेश की ज़रूरतों को निर्धारित करना और किसी भी आगे की परियोजना के लिए पर्याप्त अधिशेष धन बनाए रखना है। जो भी लाभ कमाया जाता है कंपनी के द्वारा उसी में से लाभांश का भुगतान किया जाता है। पर यदि कोई कंपनी आगे निवेश करने के लिए, कोई भविष्य में निर्देश करने के लिए वह सोच रही है तो ऐसे समय में वह लाभांश अधिक मात्रा में नहीं देगी, वो कुछ मात्रा रिजर्व फंड में रखेगी जिसके द्वारा वह निवेश कर सके। तो निवेश की यदि भविष्य में संभावनाएं बन रही हैं
तो ऐसी परिस्थिति में लाभांश पर का भुगतान अधिक नहीं किया जाएगा। नियंत्रण नीति, जब कंपनी संगठन पर शेयरधारकों के नियंत्रण को बढ़ाना नहीं चाहती है तो वह कम लाभांश देकर निवेश को बदसूरत बनाने की कोशिश करता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई कंपनी ये चाहती है कि वो शेयरधारकों का नियंत्रण बनता जाए, अधिक शेयरधारकों का नियंत्रण बने, तो वो लाभांश में कमी करना शुरू कर देती है, जिससे शेयरधारक अपने आप निकल जाएंगे और उनका नियंत्रण कम हो जाएगा। शेयरधारकों की उम्मीद, शेयरधारकों के निवेश उद्देश्य और इरादे उनकी लाभांश की उम्मीदों को निर्धारित करते हैं। कुछ शेयरधारकों को लाभांश को एक नियमित आय मानते हैं, जबकि अन्य पूंजीगत लाभ या मूल्यांकन के लिए चाहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कुछ शेयरधारक लाभांश को एक नियमित आय के रूप में मानते हैं और कुछ लोग क्या चाहते हैं, पूंजीगत लाभ या मूल्यांकन के लिए चाहते हैं। संगठन की प्रकृति और आकार, विशाल संस्थाओं का विस्तार, विविधीकरण या अन्य परियोजनाओं के लिए एक उच्च पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ व्यवसाय को कार्यशील पूंजी के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता हो सकती है और अचल संपत्तियों के लिए अन्य संस्थाओं की आवश्यकता होती है। यह सब कंपनी की लाभांश नीति को प्रभावित करते हैं। अब इसमें समझने की आवश्यकता यह है कि कई सारे चीज़ें लाभांश को प्रभावित करती हैं, चाहे वो उच्च पूंजी की आवश्यकता हो किसी कम परियोजना को, या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक हो, या फिर कोई आपको अचल संपत्ति फिक्स्ड एसेट्स खरीदने हैं। तो ये सारी चीज़ें किसको प्रभावित करती हैं, लाभांश नीति को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जो भी लाभ कमाया जाता है उसी में से अचल संपत्ति भी खरीदी जाएगी, उसी में से कार्यशील पूंजी भी रखी जाएगी। कंपनी की वित्तीय नीति, यदि कंपनी की वित्तीय नीति इक्विटी के माध्यम से धन जुटाने के लिए है तो वह उच्च लाभांश का भुगतान करेगा। यदि लीवरेज्ड फंड पर अधिक कार्य करता है तो लाभांश भुगतान हमेशा न्यूनतम होगा। व्यापार चक्र का प्रभाव, मुद्रास्फीति के दौरान या जब संगठन के पास व्यापार के विस्तार के लिए पर्याप्त धन की कमी होती है, कंपनी सुंदर लाभांश प्रदान करने में असमर्थ होती है। जब भी कभी धन की कमी होगी या व्यापार मुद्रास्फीति का दौर चल रहा होगा तो कंपनी लाभांश कम भुगतान करेगी। उधार लेने की क्षमता, उच्च सद्भावना के साथ कंपनी की पूंजी के साथ साथ वित्तीय बाजारों में उत्कृष्ट विश्वसनीयता है। बेहतर उधार क्षमता के साथ संगठन शेयरधारकों को सभ्य लाभांश दे सकता है। और कानूनी प्रतिबंध, कई बार सरकार के द्वारा कानूनी प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत में कंपनी अधिनियम 1956 कानूनी तौर पर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के लिए संगठनों का पालन करता है और इसके लिए उसने कई सारे इस प्रकार उच्च सद्भावना के परिणाम स्वरूप कॉरपोरेट कराधान नीति, यदि संगठन को पर्याप्त कॉरपोरेट कर या लाभांश कर का भुगतान करना पड़ता है तो उसे लाभांश के रूप में भुगतान करने के लिए बहुत कम लाभ छोड़ दिया जाएगा। सरकारी नीति, यदि सरकार किसी विशेष उद्योग में हस्तक्षेप करती है और शेयरों या डिबेंचर के मुद्दे को प्रतिबंधित करती है तो कंपनी की वृद्धि और लाभांश नीति भी प्रभावित होगी। मान लीजिए सरकार कोई हस्तक्षेप करती है और कहती है कि भाई डिबेंचर्स आपको ज़्यादा रखने हैं, शेयर होल्डर्स को शेयर कम रखने हैं, तो ऐसे समय में कंपनी की जो वृद्धि है और लाभांश नीति भी प्रभावित होगी। विभाज्य लाभ, अंतिम लेकिन एक महत्वपूर्ण कारक कंपनी की लाभप्रदता है। यदि संगठन पर्याप्त लाभ उत्पन्न करने में विफल रहता है तो वह शेयरधारकों को सभ्य लाभांश देने में सक्षम नहीं होगा। यदि लाभ नहीं हो रहा है तो वो शेयरधारकों को अधिक लाभ देने में सक्षम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए
कि कोरोना काल में जितनी भी कंपनियां थीं उनके पास उनका व्यवसाय बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और उससे वो अधिक लाभ नहीं कमा सकी। जब वो अधिक लाभ नहीं कमा सकी तो वो शेयर धारकों को भी अधिक लाभांश का भुगतान नहीं कर पाएंगी। धन्यवाद।